हेलो दोस्तों, आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी आप सभी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप सभी को पता है मैं जो है संपूर्ण हिंदी साहित्य पे जो है प्रश्नों को सॉल्व करा रही हूँ। ठीक है, इसी तरीके से जो है अब बहुत जल्द जो है टॉपिक वाइज जो है प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगी। जो सभी प्रश्न जो है बुक के द्वारा बनाए गए हुए हैं, यानी जो मेरे पास बुक है उस बुक से जो है प्रश्नों को मैं बनाती हूँ और सॉल्व कराती हूँ। क्योंकि बहुत जल्द जो है आप लोग मान के चलिए टीजीटी पीजीटी का जो पेपर है बहुत जल्द होने वाला है। तो उस तरीके से जो अभी तक आप जो पढ़ते आए हैं उसको कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा और ये मान के चलिएगा कि आपका अगस्त सितंबर में पेपर हो जाएगा। ठीक है, ये मान के आप दिमाग में बिठा के चलेंगे तभी आप जो है तैयारी कर पाएंगे। अगर सोचेंगे कि अभी तक नहीं हुआ तो पता नहीं होगा या नहीं होगा, इस तरह का दिमाग में अगर आप थिंकिंग लाते हैं तो जाहिर सी बात है आपकी जो पढ़ाई है वो ढीली पड़ जाएगी, नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सारा अभी तक जो आप लोग 2 साल में पढ़े हैं वो सारा बेकार हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप लोग जो है जैसे अभी तक पढ़ते आए हैं वैसे अपनी पढ़ाई करते रहिएगा। ठीक है, थ्योरी आपने आप पढ़ा करिए और ऐसा चैनल चुनिए जहाँ पे जो है अच्छे से प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा हो, क्वेश्चन को सॉल्व कराया जा रहा हो। क्योंकि अब मान के चलिए कि किसी भी प्रैक्टिस सेट को आप अगर सॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ से प्रश्न जो है नहीं बनता है। ठीक है, अब जो है जो टीजीटी पीजीटी या अदर एग्ज़ाम कोई भी एग्ज़ाम हो रहा है हिंदी का, तो प्रैक्टिस सेट जो प्रश्न नहीं बन रहे हैं, बहुत कम प्रश्न आप मिलते हैं, ज़्यादातर प्रश्न जो है बुक से बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इसी तरह का आप लोग चैनल कोई 1-2 चैनल, ज़्यादा चैनल पे आप लोग भटकिए नहीं। निवेदन है आप सभी से, आप लोग भी तैयारी करें। अच्छे से आप सभी को पता है कि ज़्यादा चैनल पे भटकने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 1 से 2 चैनल आप लोग चूज़ करिए और उसी पे प्रैक्टिस सेट करिए। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पूरे प्रश्न को आप लोग सॉल्व करिएगा और मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर आप सभी बताएंगे कि कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। ठीक है, पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी कृति या रचना भारवी द्वारा रचित है? आप सभी को बताना है इनमें से कौन सी कृति जो है भारवी की है। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करते हुए चलूँगी सभी ऑप्शन को। ठीक है ना, धैर्य के साथ आप लोग बने रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं शिशुपाल बदम। शिशुपाल बदम किसकी रचना है? तो माघ की है ना, माघ की रचना है शिशुपाल बदम। कुमार संभवम, कुमार संभवम किसकी रचना है? तो कालिदास की है। ठीक है, कालिदास की रचना है। किराता जूनियम जो है, किराता जूनियम किसकी रचना है? तो श्री हर्ष की है ना, श्री हर्ष की रचना है किराता जूनियम। ठीक है, और एक मिनट रुक जाइए, गलत हो गया यहाँ पे। ठीक है, श्री हर्ष की किराता जूनियम नहीं है, नैषधीय चरितम। ठीक है, श्री हर्ष की रचना है नैषधीय चरितम। ठीक है, और किराता जूनियम जो है भारवी की रचना है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा, शिशुपाल बदम, ठीक है, और किराता जूनियम और नैषधीय चरितम, ये तीनों ग्रंथ को जो है हम बृहत्त्रयी में लेते हैं। ठीक है, तीनों ग्रंथ को जो हम बृहत्त्रयी में लेते हैं। और एक आता है लघुत्तरयी। ठीक है, लघुत्तरयी, तो लघुत्तरयी में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं? ठीक है, कमेंट करके आप लोग बताइएगा। ठीक है, लघुत्तरयी में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं, चलिए मैं बता ही देती हूँ। ठीक है, लघुत्तरयी का एक ट्रिक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, लघुत्तरयी और बृहत्तरयी में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं, वो ट्रिक के माध्यम से मैं आप सभी को बताती हूँ। पहले आप लोग लिखेंगे किशुन। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, किशुन कभी नहीं भूलेगा, ये है किशुन। अब की से हो जाएगा यहाँ पे किराता जूनियम। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे सू से, यानी किशुन है ना, और सू से हो जाएगा यहाँ पे शिशुपाल बदम, और नौ से हो जाएगा नैषधीय चरितम। तो ये तीनों ग्रंथ जो है मैंने राइटर बता ही दिया कि किसका है, आचार्यों को बता दिया। और ये ध्यान रखिएगा, ये जो है तीनों ग्रंथ बृहत्त्रयी में आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए रकम। ठीक है, ये लघुत्तरयी है, लघुत्तरयी का ट्रिक है रकम। र से हो जाएगा रघुवंशम। ठीक है, यहाँ पे र से हो जाएगा रघुवंशम। ठीक है, रघुवंशम हो जाएगा, और क से हो जाएगा कुमार संभवम। ठीक है, कुमार संभवम, और म से हो जाएगा मेघदूत, मेघदूत। ठीक है, थोड़ी राइटिंग अब मैं बोल रही हूँ उसको आप लोग सुनते चलिएगा। ठीक है, कुमार संभवम और मेघदूत और रघुवंशम, ये तीनों ग्रंथ जो है लघुत्तरयी में आते हैं। ठीक है, लघुत्तरयी। ठीक है, लघुत्तरयी में ये तीनों ग्रंथ आते हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये तीनों ग्रंथ किस में आते हैं? तो बृहत्तरयी में। और जो रकम जो मैंने ट्रिक बताया, ये तीनों ग्रंथ जो हैं लघुत्तरयी में आते हैं। ठीक है, आशा करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो ये दोनों ट्रिक आप लोग ध्यान रखिएगा
और ये तीनों रचनाएं जो हैं आप सभी को पता है कालिदास की हैं, ठीक है, रघुवंशम, कुमार संभवम और मेघदूत। ओके, चलिए, तो क्वेश्चन के हिसाब से हमारा राइट आंसर हो जाएगा किराता जूनियम। किराता जूनियम जो है भारवी की रचना है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं है। आप सभी को बताना है इनमें से कौन सा उपन्यास जो है नागार्जुन का नहीं है। राइट आंसर क्या होगा, कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, देखेंगे ऑप्शन ए जो है बलचनामा, ठीक है। बलचनामा जो है नागार्जुन का है, रत्नाथ की चाची जो है नागार्जुन का उपन्यास है, और वरुण के बेटे, है ना, ये तीनों उपन्यास जो है नागार्जुन के हैं, ठीक है। परति परिकथा जो है नागार्जुन का उपन्यास नहीं है। आप लोग बताइएगा किसका उपन्यास है, कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए किसका उपन्यास है परति परिकथा, ठीक है। देखेंगे तीसरा प्रश्न, जरूर बताइएगा आप लोग, परिति परिकथा किसका उपन्यास है, ठीक है। तीसरा प्रश्न देखेंगे, सीख लीनो मीन मृग खंजन कमल नयन, सीख लीनो जस और प्रताप की कहानी है। ये पंक्तियाँ किस कवि की है। सीख लीनो, बस यही ध्यान रखिए, सीख लीनो मृग, सीख लीनो मीन मृग, ठीक है। इतना ही पंक्ति आप ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से पंक्ति याद रहेगा, और कई बार पूछा जाता है ये पंक्ति, ठीक है। ठाकुर की पंक्ति है, रीतिकाल के कवि हैं ठाकुर, बोधा, घनानंद, ठीक है, द्विजदेव, मतीराम, ये सभी जो है रीतिकालीन कवि हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, नए इलाके में किसका काव्य है, किसका ग्रंथ है नए इलाके में। नए इलाके में किसका ग्रंथ है, तो अरुण कमल का है, ठीक है। नए इलाके में अरुण कमल का ग्रंथ है ये, ठीक है, काव्य कृति है, ठीक है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, नेताजी कहिन के लेखक कौन हैं। रविंद्र कालिया, रविन्द्रनाथ त्यागी, श्रीलाल शुक्ल, मनोहर श्याम जोशी। नेताजी कहिन के लेखक कौन है। राइट आंसर क्या होगा, नेताजी कहिन। नेताजी कहिन मनोहर श्याम जोशी से, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। नेताजी कहिन, क्या कहिन, किससे कहिन, तो मनोहर श्याम जोशी से, ठीक है। अब क्या कहिन ये हमें पता नहीं, बस याद रखिएगा इतना तो याद रहेगा मनोहर श्याम जोशी का है, ठीक है। आगे देखिए, नाचकेतोपाख्यान के लेखक कौन है। बहुत ही आसान प्रश्न है, आसान है लेकिन परीक्षा में बार बार आने वाला प्रश्न है ये, नाचकेतोपाख्यान। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा सदल मिश्र, ठीक है। नाचकेतोपाख्यान के लेखक कौन है, तो सदल मिश्र हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 1803 ईस्वी में प्रकाशन वर्ष है इसका, नाचकेतोपाख्यान का, ठीक है। चलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे, मध्यकालीन बोध का स्वरूप के लेखक कौन है। मध्यकालीन बोध के स्वरूप के लेखक कौन है। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का ग्रंथ है ये मध्यकालीन बोध का स्वरूप, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है, निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग निबंध संग्रह के लेखक कौन है। आप सभी को बताना है निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग, ठीक है। निठल्ले की डायरी जो है वह हास्य व्यंग रचना है, निबंध संग्रह है, इसके लेखक कौन है, ठीक है। यानी क्वेश्चन में ही आप देख सकते हैं दो तीन क्वेश्चन तो ऐसे ही मिल गया कि निठल्ले की डायरी जो हास्य व्यंग रचना है, निबंध संग्रह है। अब इसके लेखक आप सभी को बताना है कि आप बताइए लेखक कौन है। राइट आंसर हो जाएगा हरिशंकर परसाई, ठीक है। हरिशंकर परसाई का जो है निबंध संग्रह है निठल्ले की डायरी।
आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ है? मुकुंदर पांडे में, रूप नारायण पांडे, लोचन प्रसाद पांडे या श्याम नारायण पांडे? राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 का क्वेश्चन है, छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ? राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का? राइट आंसर हो जाएगा मुकुटधर पांडे। ऑप्शन ये हमारा सही जवाब होगा। छायावाद का पूर्वाभास जो है पाखंड विडंबन मुकुटधर पांडे की रचनाओं पर प्रकट हुआ है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। छायावाद के पहले चरण के कवि हैं मुकुटधर पांडे, उसके बाद श्रीधर पाठक है ना, ध्यान रखिएगा, सबसे पहले कवि है मुकुटधर पांडे, श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी आदि जो है इन्हें सॉरी मैं गलत बता रही हूँ यहाँ पे, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। मेरे कहने का मतलब है कि मुकुटधर पांडे, श्रीधर पाठक और राम नरेश त्रिपाठी आदि इन तीनों कवियों को जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्वच्छंदतावादी कवि कहा है, ठीक है, स्वच्छंदतावादी कवि, ठीक है, लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, थोड़ा सा बोलने में मिस्टेक हो गया था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति है? छायावाद की, प्रगतिवाद की, प्रयोगवाद की या इनमें से कोई नहीं? घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रयोगवाद, ठीक है। घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद, ठीक है, किस काव्यधारा की प्रवृत्ति है? तो प्रयोगवाद की है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलेंगे आगे, आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन है? हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन है इसमें से? ऑप्शन ए जेसुआ केटलर, किशोरी दास वाजपेयी, जॉर्ज ग्रियर्सन या कामता प्रसाद गुरु? राइट आंसर क्या होगा? ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, जेसुआ केटलर, ठीक है, जेसुआ केटलर का हिंदुस्तानी ग्रामर, ठीक है, हिंदुस्तानी ग्रामर, ठीक है, हिंदुस्तानी ग्रामर 1668, ठीक है, हिंदुस्तानी ग्रामर को जो है हिंदी का प्रथम व्याकरण ग्रंथ माना जाता है, ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता मानी जाती है? चित्रात्मक भाषा और लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता है? छायावाद की है, प्रगतिवाद की है, प्रयोगवाद की है या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 12 का? इस तरह के प्रश्न जो है बहुत पूछे जा रहे हैं, पिछली बार टीजीटी में इस तरह के प्रश्न जो है बहुत आए थे, ठीक है ना, तो आप लोग जो है ध्यान रखिएगा, इन प्रश्नों को ज़रूर आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, ये तथ्य होते हैं, फैक्ट होते हैं, ठीक है, फैक्ट से क्वेश्चन जो है आजकल बहुत बन रहे हैं। जैसा कि आप जब सभी जानते हैं, छायावाद कविता की विशेषताओं में जो है छायावादी स्वानुभूति की प्रवृत्ति रहती है, ठीक है, रही है, आप लोगों ने छायावाद पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छायावाद, ठीक है। छायावाद में जो है चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली, ये दोनों इसकी जो है विशेषता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। ये छायावाद आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे फर्स्ट पेज पे ही यहाँ पे आपको मिल जाएगा सारी फैक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद किस काव्यधारा का आधार माना जाता है? नई कविता का, प्रगतिवाद का, समानांतर कविता या इनमें से कोई नहीं? द्वंद्वात्मक भौतिक या विकासवाद किस काव्यधारा का आधार है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा प्रगतिवाद, ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, महाभारत की कथा पर आधारित नाटक इनमें से कौन सा है?
आप सभी को बताना है कि महाभारत की कथा पर आधारित नाटक इनमें से कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा अंधा युग। अंधा युग जो है महाभारत पर आधारित एक नाटक है, एक गीति नाट्य है। आप सभी को पता होगा किसका नाटक है ये, तो धर्मवीर भारती। ठीक है, धर्मवीर भारती एक गीति नाट्य है। प्रकाशन वर्ष क्या है अंधा युग का, तो आप लोग ध्यान रखिएगा 1954। ठीक है, 1954 बिल्कुल राइट आंसर होगा। सॉरी, 1954 जो है प्रकाशन वर्ष है इसका। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार नहीं है। आप सभी को बताना है कि इनमें से कौन जो है मनोविश्लेषणात्मक कवि नहीं है। ठीक है, इलाचंद जोशी, अज्ञेय, सुदर्शन या जैनेन्द्र कुमार। राइट आंसर क्या होगा। देखिए, इलाचंद जोशी भी मनोविश्लेषणवादी हैं, अज्ञेय भी हैं, जैनेन्द्र कुमार भी हैं, सुदर्शन नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सुदर्शन। आगे देखेंगे, वर्ग वैमनस्य एवं वर्ग चेतना प्रेमचंद के किस उपन्यास का मूल आधार है। वर्ग वैमनस्य एवं वर्ग चेतना प्रेमचंद के किस उपन्यास का मूल आधार है। गबन, गोदान, निर्मला या प्रेमाश्रय। राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा गोदान। ठीक है, गोदान सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए, निम्नांकित में से कौन सा काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं है। आसान है। ठीक है, जो पहले से तैयारी करते आ रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन बहुत आसान है। राइट आंसर क्या होगा। हरी घास पर छरबर किसका है, तो अज्ञेय का है। अरि ओ करुणामयी प्रभामय ये भी ग्रंथ जो है अज्ञेय का है। आंगन के पार द्वार भी, ये सभी कविताएं जो हैं अज्ञेय की हैं, है ना। सीढ़ियों पर धूप ये जो है अज्ञेय का नहीं है, किसका है, सीढ़ियों पर धूप। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। सीढ़ियों पे धूप के जो राइटर हैं वो कौन है, लेखक कौन है, रघुवीर सहाय है ना, सीढ़ियों पे धूप। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, निराला की अंतिम कविता कौन सी है। निराला की अंतिम कविता कौन सी है। निराला की अंतिम कविता है पत्रोकंठ जीवन की विष बुझा हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, सभी कविताएं जो है राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, सरोज स्मृति, सभी कविताएं जो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है। आपको बताना है महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन, प्रथम रचना कौन सी है। राइट आंसर हो जाएगा निहार। ठीक है, निहार जो है बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन सी। निहार का प्रकाशन वर्ष है 1930 है ना, 1930 है, 1930 है। कमेंट के माध्यम से बताइए आप लोग 1930 है या गलत है। 1930 ही है। ठीक है, और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसने भारतीय एकता कैसे हो इस विषय पर लिखा है। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से जो है किसने भारतीय एकता कैसे हो, ठीक है, इस विषय पर जो है किसने इनमें से लिखा है। केशव चंद्र ने, दयानंद सरस्वती ने, राजा राम मोहन राय ने या एनी बेसेंट ने। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केशव चंद्र ने। केशव चंद्र ने लिखा था। ठीक है, भारतीय एकता कैसे हो। आगे देखेंगे, कूट वाले प्रश्न है, थोड़ा सा छोटा करती हूँ उसको मैं। ठीक है, देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, इधर पत्र पत्रिकाएँ हैं, इधर प्रकाशित वर्ष हैं। राइट आंसर क्या होगा। तो आप सभी को पता है उदंत मार्तंड जो है प्रकाशन वर्ष है 1926। बुद्धि प्रकाश का जो है प्रकाशन वर्ष, बुद्धि प्रकाश का प्रकाशन वर्ष है 1952, है ना।
1952, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। और समाचार सुधा दर्पण, समाचार सुधा दर्पण का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1954 और कविवचन सुधा जो है 1968। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 4 2 3, 1 4 2 3 कूट में देख लेते हैं। 1 4 2 3, 1 4 2 3 राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। इधर जो है लेखक दिए गए हैं और इधर जो उनकी शैलियाँ दी गई हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। कुबेर नाथ राय जो है सॉरी, थोड़ा सा सॉरी, माफ़ी चाहती हूँ आप लोगों से, थोड़ा सा गले में दिक्कत। ठीक है, देखेंगे कुबेर नाथ राय जो है वो ललित निबंध शैली में आते हैं, है ना। और हरिशंकर परसाई जो है व्यंग्य शैली में आते हैं। सुधीर पचौरी जो है मित कथन तथा सूत्र शैली। ठीक है, मित कथन को भी ध्यान रखिएगा, सूत्र शैली में आते हैं। ठीक है, सुधीर पचौरी। और मृणाल पांडे जो है मुहावरेदार शैली। ठीक है, तो राइट आंसर 1 2 3 4 हो जाएगा। कूट में देख लेते हैं। 1 2 3 4 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। ज़्यादा स्लो तो नहीं पढ़ा रही, कमेंट के माध्यम से आप लोग बताइएगा। स्लो पढ़ा रही हूँ तो मैं नेक्स्ट टाइम जो है थोड़ा, और मैं आराम से बस पढ़ाना चाह रही हूँ ताकि क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग समझ पाएँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो उनके गुण नाही और गुण भय कहाँ तय, बीज बिना तरु जमे मोहि, तुम कहो कहाँ तय। प्रस्तुत पंक्तियाँ किसके द्वारा रचित हैं? ये पंक्ति जो है किसके द्वारा रचित है? राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट आंसर है, परमानंद दास। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नौनन ही सो बात। प्रस्तुत पंक्तियाँ किससे संबंधित है? भिखारी दास से, बिहारी लाल से, घनानंद से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा? तो आप सभी को पता होगा, ये जो पंक्ति बहुत ही प्रचलित है, कई बार पूछा गया है, बिहारी लाल की है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, सुमेलित वाले प्रश्न हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट के आधार पर चयन करना है। ठीक है, तो देखेंगे शंभू की रचना जो है पौमचरी हो जाएगा, पुष्यदंत की रचना जो है रण कुमार चरी हो जाएगा, राम सिंह की रचना पाहुड़ दोहा होगा, और हेमचंद्र का कुमारपाठ चरित। बिल्कुल आपको इधर उधर भटकना नहीं है, लेकिन इस तरह का जो है पेपर में अगर आ गया, सभी रचनाओं का जो है आपको रचनाकार का रचना आपको पता है, तभी तो आप ऐसे मिला पाएंगे ना, सीधा सीधा बिल्कुल। अगर यहाँ पे एक भी मिस्टेक होगा तो आप जो है भटक जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए अच्छे से आप लोग जो भी पढ़ते हैं उसका 90% आपको याद होना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 राइट आंसर हो जाएगा। कूट में चलिए देख लेते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, रहीम की किस रचना में खड़ी बोली का स्पष्ट भाव दिखाई देता है? आप सभी को बताना है कि रहीम की किस रचना में खड़ी बोली का स्पष्ट भाव दिखाई देता है। वरवै नायिका भेद में, मदनाष्टक में, नगर शोभा में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तीनों रचनाएं जो है रहीम की हैं। राइट आंसर हो जाएगा मदनाष्टक। ठीक है, मदनाष्टक में जो है रहीम ने खड़ी बोली का स्पष्ट प्रयोग किया है। बाकी जो है आप सभी को पता होगा कि रहीम ने अपनी रचनाओं में मूल रूप से अवधी भाषा, ठीक है, अवधी भाषा और ब्रज भाषा का प्रयोग इन्होंने किया है। ठीक है, वरवै नायिका भेद में जो है अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है, और दोहावली जो इनकी रचना है उसमें जो है नगर शोभा जो है इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है ना। लेकिन खड़ी बोली का जो प्रयोग हुआ मदनाष्टक में हुआ है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न,
अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। मलुक दास का यह पद साहित्य की किस प्रवृत्ति को स्पष्ट करता है? ठीक है, संत, सिद्ध, नाथ या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ये पंक्ति तो बहुत प्रचलित है, आप सभी को पता होगा कि ये पंक्ति जो है मलुक दास की है। ठीक है, लेकिन पूछा जा रहा है यहाँ पे कि मलुक दास का यह पद जो है साहित्य के किस प्रवृत्ति को स्पष्ट करता है, यानी संत साहित्य को, सिद्ध साहित्य को या नाथ साहित्य को। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ध्यान रखेंगे आप लोग, संत साहित्य को। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, किसका मानना है कि खड़ी शब्द कठोरता का द्योतक है? ठीक है, धीरेन्द्र वर्मा का, चंद्रवली पांडे, टी ग्राहम वैली या सुनीति कुमार चैटर्जी। इनमें से किस आलोचक का जो मानना है वो है कि खड़ी शब्द, ठीक है, खड़ी शब्द जो है कठोरता का द्योतक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो धीरेन्द्र वर्मा का। ठीक है, धीरेन्द्र वर्मा जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इन्होंने कहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से सदल मिश्र की कौन सी रचना है? आप सभी को बताना है इनमें से कौन सी रचना जो है सदल मिश्र की है। सदल मिश्र की रचना इनमें से कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, सदल मिश्र की जो है 3 रचनाएं हैं जो उपयुक्त 3 रचनाएं इनकी जो है यहाँ पे मैंने सभी रखा है, नासकेतोपाख्यान, अध्यात्म रामायण और रामचरित। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, फारसी का 5 ध्वनियों में क, ख, ग, ज, फ के नीचे नुक्ता, ठीक है, नुक्ता लगाने का व्यवस्था निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था? राजा लक्ष्मण सिंह ने, प्रेमचंद ने, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने या यशपाल ने? राइट आंसर क्या होगा? यानी फारसी के 5 जो ध्वनियाँ हैं क, ख, ग, ज, फ, इसमें जो है नुक्ता लगाने का जो है व्यवस्था निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था? राइट आंसर हो जाएगा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, लल्लू लाल ने अपनी रचना प्रेम सागर में यामनी भाषा छोड़कर दिल्ली आगरा की बोली, खड़ी बोली, ठीक है, दिल्ली आगरा की खड़ी बोली का प्रयोग किया। यहाँ यामनी भाषा का अर्थ किससे प्रभावित वाक्य गठन शैली में है? हिंदी में, उर्दू में, फारसी या अरबी? यानी प्रश्न कुल मिला के आपसे यहाँ से पूछा रहा है कि यामनी भाषा का जो है अर्थ क्या है, इनमें से हिंदी है, उर्दू है, फारसी है या अरबी है? राइट आंसर हो जाएगा फारसी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, फारसी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में खड़ी बोली के विकास में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका प्रमुख मानी जाती है? ईशा अल्लाह खां की, लल्लू लाल की, सदा सुखलाल की या उपयुक्त सभी? आप सभी को बताना है कि 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में खड़ी बोली के विकास में जो है इनमें से किसका जो है नाम आता है? तो इन तीनों लोगों का आता है। ठीक है, उपयुक्त सभी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यानी ईशा अल्लाह खां का भी आता है, लल्लू लाल का भी आता है, सदा सुखलाल का भी आता है। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33। किस विद्वानों द्वारा हिंदू प्रेमाख्यानकार कहा गया है? क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन है किसे विद्वानों द्वारा, ठीक है, किसे विद्वानों द्वारा जो है हिंदू प्रेमाख्यानकार कहा गया है? नरपति व्यास को, गोवर्धन दास को, दुखहरण को या उपयुक्त सभी? राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। आदिकाल को अपभ्रंश काल, ठीक है, अपभ्रंश काल जातीय साहित्य का संबोधन प्रदान किसने किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, गणपत चंद्रगुप्त ने, बच्चन सिंह ने, डॉक्टर नगेंद्र ने। आदिकाल को जो है अपभ्रंश काल तथा जातीय साहित्य के नाम से जो है नाम से किसने बुलाया या संबोधन प्रदान किया? राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर बच्चन सिंह ने, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। ईश्वर के प्रति उत्कृष्ट प्रेम, समानता का भाव, गुरु महिमा,
शास्त्र ज्ञान का विरोध। उपयुक्त विशेषताओं में से कौन सी विशेषता जो है भक्ति काव्य, ठीक है, भक्ति काव्य की विशेषता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इनमें से कौन सी विशेषता जो है भक्ति काव्य यानी भक्ति काल की है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 2 3 4, ठीक है, ये चारों हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। किस काव्य धारा में आधुनिक काल से पहले आर्थिक समस्याओं को पूरे विस्तार के साथ उठाया गया है? आप सभी को बताना है कि किस काव्य धारा में आधुनिक काल से पहले जो है आर्थिक समस्याओं को पूरे विस्तार से उठाया गया है। कृष्ण काव्य धारा में, राम काव्य धारा, सूफी काव्य धारा या संत काव्य धारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कृष्ण काव्य धारा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है असत्य है? ऑप्शन ए देखेंगे, पंत ने कहा है अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं वरन वे भावाभिव्यक्ति के विशेष द्वार हैं। ऑप्शन बी देखेंगे, मेघ में आसमान से उतर रही है संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। इसमें जो है विशेषण, अब इसमें जो है विशेषण क्या है? विपर्यय, सॉरी विशेषण कह रही हूँ, हाँ इसमें विशेषण विपर्यय अलंकार है, ठीक है। ऑप्शन सी देखेंगे, आज का रचनाकार अपनी हर सांस का इतिहास कह देना चाहता है। यह कथन महादेवी वर्मा का है। ऑप्शन डी देखेंगे, छायावाद में नारी देवी माँ सहचरी और प्राण हैं, ठीक है। इनमें से जो है असंगत कौन सा है ये आप सभी को बताना है, सॉरी असत्य कौन सा है ये बताना है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, ठीक है। बी जो है यहाँ पे सही जवाब होगा। ये असंगत है, क्यों? क्योंकि इसमें जो अलंकार है वो विपर्यय अलंकार नहीं है, मानवीय करण अलंकार है, ठीक है, मानवीय, ठीक है, मानवीय अलंकार है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। आप सभी को इसमें से जो शुद्ध शब्द बताने हैं। शुद्ध क्या होगा? प्रशासन, है ना। शुद्ध शब्द का सबसे अच्छा ट्रिक है कि आप उसको बोलना सीख लीजिए कि कैसे बोलेंगे। प्रशासन बोलेंगे या देखिए ऐसे, ठीक है, यहाँ पे प्रशासन है ना, या तो ऑप्शन बी को बोलिए प्रशासन। तो इसमें से आपको अच्छे से पता चल जा रहा है कि इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, प्रशासन होता है, ठीक है, प्रशासन। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। बहुत कन्फ्यूजन वाला होता है ये प्रश्न, शुद्ध शुद्ध आता है, ऐसा लगता है कि हमें आता है, लेकिन वहाँ पे जब पेपर हॉल में बैठेंगे तो वहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होता ही होता है, ठीक है। तो इसलिए बोलना सीख लीजिए, शुद्ध बोलेंगे तो शुद्ध पकड़ लेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, ठीक है, तो इतना ही क्वेश्चन थे, ठीक है। टोटल क्वेश्चन जो है 40 होना चाहिए, 38 ही क्वेश्चन है। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग जो है क्लास को लाइक कर दीजिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको बिल्कुल तथ्य और प्रमाणित बुक के साथ जो है मैं प्रश्नों को बनाती हूँ। मुझे संतुष्टि ही नहीं होती है कि मैं किसी भी प्रैक्टिस सेट से उठाकर जो है क्वेश्चन आपको दे दूँ। हाँ, प्रैक्टिस सेट से भी वही क्वेश्चन उठाती हूँ जो मैं टॉपिक पढ़ी रहती हूँ, तो थोड़ा इधर उधर ढूंढ लेती हूँ कि कोई क्वेश्चन मिल जाए, है ना, अलग से थोड़ा। तो खुद को इतना ज्ञानी भी नहीं समझना चाहिए, है ना, क्योंकि दिक्कत हो जाती है ना। तो मैं भी थोड़ा सा ढूंढती हूँ, तो वो क्वेश्चन कहीं मुझे अगर मिल जाता है अच्छा क्वेश्चन, हाँ ये पेपर में आ सकता है, ठीक है, तो उस क्वेश्चन को मैं ले लेती हूँ, ठीक है। तो आप लोग जो है मेरे चैनल से जुड़े हैं तो आप लोग निश्चिंत होकर धैर्यपूर्वक जो है आप लोग प्रैक्टिस किया करिए। ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड कर नहीं पाती हूँ क्योंकि मेरे पास इतना टाइम होता नहीं है, क्योंकि मुझे स्कूल भी जाना होता है, लेकिन मेरा फ़र्ज़ है, मैं यहाँ पढ़ाना स्टार्ट करी हूँ तो मैं डेली एक वीडियो जो है अपलोड मुझे करना ही करना होता है। लेकिन वो बिल्कुल फैक्ट होते हैं, बिल्कुल आपके परीक्षा की दृष्टि से बिल्कुल 100% मैं कह सकती हूँ कि अगर बुक से क्वेश्चन बन रहे हैं तो सभी प्रश्न नहीं, लेकिन इनमें से कुछ ना कुछ प्रश्न तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। क्योंकि मैं भी तैयारी कर रही हूँ
तो आप समझ सकते हैं, है ना आप लोग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। कंटिन्यू पढ़ते रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा। स्वस्थ रहेंगे तभी पढ़ पाएंगे, क्योंकि हमारे जो माइंड है ना उसका स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।